बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की बायो है, उसका चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 5, थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। लॉ या प्रिंसिपल एक ही बात होती है। आज का बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होते हैं। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। लॉ और प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है? नेचुरल फिनमिना होता है, कुदरती अमल जो हो रहे हैं, मज़ाहिर कुदरत के जो हक़ाइक़ हैं, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कुदरत की जो हकीकतें हैं जो कभी तब्दील नहीं होती, इनको हम जो है वो लॉ कहते हैं। अब होता क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये बेसिकली फैक्ट्स ही होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ से बनता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से डिडक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। डिडक्शन से फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो जो है गलत साबित ना हो, एक्सपेरिमेंट से बार बार चीज़ जो है वो साबित हो जाती है, तो वहाँ से फिर एक जनरल स्टेटमेंट बनती है, जिस जनरल स्टेटमेंट को लॉ कहते हैं। लॉ जो होता है हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है कि व्हाट हैपन्स, कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें, एप्पल फॉल्स डाउन नॉट अप। सेब जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर नहीं गिरता। ये कुदरत का एक फिनमिना है, अमल है और फैक्ट भी है, इसे लॉ कहते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सारा प्रूव हो जाता है तो ये एक लॉ बन जाता है। वो जो हाइपोथेसिस होता है बेसिकली, वो जो फैक्ट्स होते हैं, वो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट जब सही साबित हो जाती है तो वो साबित होती वो लॉ की शक्ल इख्तियार की, जनरल स्टेटमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह न्यूटन ने एक लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो कशिश होती है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, उसका एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बायो में आमतौर पर एक जनरल स्टेटमेंट होती है। अब थ्योरी क्या चीज़ होती है? थ्योरी जो है ये दो सवालों का जवाब देती है कि वाई इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ इट हैपन, और कैसे होता है। जबकि लॉ सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट का नाम है, वो जो साबित हो चुकी है, कुदरती फैक्ट है। और थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा। मिसाल के तौर पर जो ग्रेविटेशन लॉ जब न्यूटन ने दिया था, उसके 300 साल बाद आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसमें उसने ये बताया कि ग्रेविटी क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। न्यूटन को नहीं पता था कि ये कैसे वर्क करती है, इसके असल कंसेप्ट का नहीं पता था, लेकिन उसने एक फैक्ट्स को एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव करके बाद में एक लॉ की स्टेटमेंट बना दी हुई थी। रिलेटिव टर्म्स होती हैं, तो रिलेटिविटी में उसने कहा कि ये कंडीशन चेंज होने से, रेफरेंस चेंज होने से इनमें तब्दीली भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि एप्पल फॉल्स डाउन नॉट अप, लेकिन जब स्पेस में जाते हैं, इन स्पेस एप्पल फ्लोट्स एंड गोज अपवर्ड एंड नॉट डाउन। स्पेस में जब चले जाएंगे कंडीशन चेंज हो जाएंगी, वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वार्म बॉडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन जब कंडीशन चेंज कर देंगे, एटम के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरीके से बायो के अंदर मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पेश की है। उसका एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि उसने ये बात बताई कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो करैक्टर होते हैं वो जब अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं तो वो आज़ादाना तौर पर मुंतकिल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हर करैक्टर जो है वो लहदा मुंतकिल होता है। अब जब मेंडल ने ये लॉ अपने तजर्बात की रोशनी में पेश किया तो उस वक़्त उसको डीएनए के कंसेप्ट का नहीं पता था। बाद में जो मॉडर्न साइंस ने ये बताया कि जो डीएनए होता है उसके अंदर ये इनहेरिटेड करैक्टर्स होते हैं। तो टीएच मॉर्गन एक साइंसदान था, उसने उससे काफ़ी अर्सा बाद जाकर फ्रूट फ्लाइज, फलों के ऊपर जब बड़ी मक्खी बैठती है उसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद इन लॉज की थ्योरी पेश की, इनकी एक्सप्लेनेशन, वजह बयान की कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अब जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि लॉ एक जनरल स्टेटमेंट का नाम है और थ्योरी जो होती है ये उसको एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे होता है। वो बाज़ का जो वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती, साइंसदानों के पास बाद में पता चलती है। अब दूसरा ये जो बुक वाले ने बताया हुआ बायो के बुक के हिसाब से, कि उसने कहा कि जैसे ही आप जो है वो ये हाइपोथेसिस होता है इसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और एक्सपेरिमेंट को जब टेस्ट करते करते जब वो सही साबित हो जाए तो वहाँ से एक थ्योरी बनती है। बायो के अंदर इसकी मिसाल है सेल थ्योरी, चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में आप पढ़ेंगे। सेल्स कम फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं सेल थ्योरी के।
अब ये देखें सेल्स जो होते हैं हमेशा सेलों से ही पहले से मौजूद सेलों से बनते हैं, ये इसका एक पॉइंट है। अब ये पहले हाइपोथेसिस का टेस्ट होता बाद में जाके जो है सेल थ्योरी बन गई। सेल थ्योरी को फिर जब साइंसदान ये चेक करते हैं कि जनाब ये इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, उसमें से कई सवाल और निकलते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, लेकिन जब उसको गलत साबित ना कर सकें तो ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है। इररिफ्यूटेबल का मतलब जिसे जुटलाया ना जा सके। तो इररिफ्यूटेबल थ्योरी जो है ये लॉ होता है। अब ये जो इसका पॉइंट था, अगर ये गलत साबित ना हो सके बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद भी, तो ये पॉइंट जो है ये लॉ बन जाएगा। ये पॉइंट नहीं साबित हो सका, ये भी लॉ बन जाएगा। ये पॉइंट साबित नहीं हो सका, ये भी लॉ। बेसिकली जो लॉ और थ्योरी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले थ्योरी बनेगी फिर लॉ बनेगा। जैसे मैंने ये मिसालें दी हैं कि 300-300 साल बाद जाके उसकी थ्योरी वजूद में आई है, लेकिन बायो में अक्सर ऐसे भी होता है कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पहले बनती है थ्योरी, और थ्योरी को जब जुटलाया नहीं जा सकता मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए तो वो लॉ बन जाता है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास जो दिए गए हैं कि एक तो लॉ जो है ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और लॉ जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन भी हो सकता है, जबकि थ्योरी जो है ये दोनों की बेस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो थ्योरी बनती है, थ्योरी से फिर आगे जो है वो उसको गलत साबित है कि इससे वो लॉ बन जाता। ये था हमारा आज का